फिल्म का पहला ही सीन आपका कलेजा चीर के रख देगा। एक शख्स के घर बेटी पैदा होती है। वो खुश होने के बजाय गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी उस नन्ही सी जान को, जो अभी दुनिया में ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी, उसे लाता है और घर के आंगन में रखे दूध के बड़े से मटके में उल्टा डुबो देता है। बच्चे की छोटी छोटी टांगें थोड़ी देर हवा में हिलती हैं, तड़पती हैं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। एक बाप ने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी। और ये कोई अकेली लाश नहीं थी। इस गांव की मिट्टी को खोदेंगे तो हर कोने से बच्चियों के कंकाल मिलेंगे। और इस गांव के ऊपर एक ऐसा श्राप लगता है कि वहां पर सिर्फ मर्द ही मर्द पैदा होने लगते हैं। अब इस गांव में सिर्फ मर्द बचे हैं। एक ऐसी जनरेशन जो जवान तो हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को देखा ही नहीं है। जब एक समाज से औरत खत्म हो जाती है तो मर्द की फितरत कैसे जानवरों जैसी होने लगती है, ये फिल्म हमें बहुत गहराई से दिखाती है। यहाँ के मर्द अपनी बोरिंग जिंदगी और अंदर की हवस को दबाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। वो रात को छुप छुप कर टीवी पर मेल पोर्नोग्राफी देखते हैं। इतना ही नहीं, जब गांव में कोई फेस्टिवल या मेला लगता है तो कुछ मर्द खुद औरतों के कपड़े पहनकर होंठों पर लाली लगाकर औरतों की तरह नाचते हैं और बाकी के मर्द उन्हें हवस भरी निगाहों से देखते हैं। उनकी दुनिया में अब कोई तहजीब नहीं बची थी। वो इंसान से आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी मखलूक बनते जा रहे थे जो किसी भी वक्त किसी पर भी हमला कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक पिछड़े हुए गांव से, जहां हर तरफ सिर्फ मर्द ही मर्द नजर आते हैं। इस गांव में औरतों का नामो निशान तक नहीं बचा, क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों को पैदा होते ही दूध के बर्तन में डुबोकर या जिंदा दफन करके मार देते हैं। इसी गांव का सबसे बड़ा और रईस ठाकुर है रामशरण। रामशरण के पास दौलत, जमीन और इज्जत सब कुछ है और उसके पांच बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा है राजेश और सबसे छोटा है सूरज। रामशरण के घर में एक वफादार नौकर काम करता है जिसका नाम है रघु। रघु ठाकुर के घर के हर काम को बहुत ईमानदारी से संभालता है। रामशरण के सारे बेटे जवान हो चुके हैं और अब उनकी शादी की उम्र निकल रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में भी कोई लड़की बची ही नहीं है जिससे उनकी शादी करवाई जा सके। रामशरण इस बात से बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसे अपने परिवार का वंश आगे बढ़ाना है। तभी रामशरण का एक पक्का दोस्त और गांव का पंडित जगन्नाथ उसके पास आता है। जगन्नाथ ठाकुर को बताता है कि एक दूर दराज के पिछड़े इलाके में एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप ने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को जमाने की नजरों से छुपाकर जिंदा रखा है और अब वह उसकी शादी करना चाहता है। उस लड़की का नाम है कल्की। कल्की इस दास्तान की हीरोइन है, एक बहुत ही मासूम, सुंदर और संस्कारी लड़की जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी मासूमियत ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। रामशरण जब कल्की के बारे में सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह फौरन पंडित जगन्नाथ को साथ लेकर प्रताप के घर पहुंचता है। प्रताप बहुत गरीब है, इसलिए रामशरण उसके सामने दौलत का ढेर लगा देता है। वह प्रताप को बहुत सारा पैसा और जमीन देने का वादा करता है, बस बदले में उसे कल्की चाहिए। प्रताप अपनी गरीबी और हालात के आगे मजबूर होकर अपनी जान से प्यारी बेटी कल्की का हाथ रामशरण के सबसे बड़े बेटे राजेश के लिए दे देता है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी एक ऐसा अजीब और खौफनाक मोड़ लेती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ठाकुर सोचता है कि मैंने अगर सिर्फ एक बेटे की शादी कर दी तो बाकियों के लिए लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है और वह कल्की के पिता को मजीद रुपए देकर अपने सारे बेटों की शादी कल्की के साथ तय कर देता है। धूमधाम से शादी हो जाने के बाद ठाकुर के तमाम बेटे रात को बैठे कैलेंडर पर अपनी डेली रूटीन डिसाइड कर रहे होते हैं और तय कर लेते हैं कि आज रात कल्की के पास कौन जाएगा। तभी अचानक ठाकुर अपने बेटों पर बरस पड़ता है और उनको बुरा भला कहने लग जाता है और बोलता है कि मैंने पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं और तुम लोगों को मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। यह बात करने के बाद वह अपना फैसला सुनाता है और बोलता है कि इस घर के तमाम फैसले मैं करूंगा और आज रात कल्की के पास मैं जाऊंगा। यह सुनकर ठाकुर के तमाम बेटे चौंक जाते हैं, पर बाप के फैसले के आगे कुछ नहीं बोल पाते। यहाँ कल्की पर सबसे बड़ा और खौफनाक सच खुलता है। रामशरण ने कल्की को सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि उसने कल्की को अपने पूरे परिवार के लिए खरीदा था। क्योंकि गांव में कोई और लड़की नहीं थी, इसलिए रामशरण ने यह फैसला किया था कि कल्की को उसके 5 बेटे और वह खुद रामशरण बारी बारी एक पत्नी की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके घर का वंश आगे बढ़ सके। कल्की के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह रोती है, चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उस हवसी परिवार के सामने उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। हर दिन हर रात कल्की पर जुल्म किया जाता है। उसे एक जानवर से भी बदतर हालत में रखा जाता है। लेकिन इस अंधेरी और दरिंदगी से भरी जिंदगी में कल्की के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है। रामशरण का सबसे छोटा बेटा सूरज बाकी भाइयों जैसा दरिंदा नहीं है। सूरज के दिल में कल्की के लिए सच्चा दर्द और हमदर्दी है। वह जब भी कल्की को इस हाल में देखता है उसका दिल खून के आंसू रोता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि कल्की को खुश रखा जा सके ताकि वह अपने दुखों को भूल जाए। कल्की भी इस पूरे घर में सिर्फ सूरज के साथ सेफ फील करती है। सूरज छुप छुप कर कल्की
को खाना खिलाता है, उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह उसे इस नरक से जरूर बाहर निकालेगा। इसी दौरान सूरज और कल्कि का रिश्ता और गहरा हो जाता है और सूरज कल्कि से वादा करता है कि वह कल्कि को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से दूर भाग जाएगा। लेकिन उसका यह इरादा उसके भाई जान चुके होते हैं। भाइयों के दिल में पहले ही सूरज को लेकर जलन थी, क्योंकि कल्कि सिर्फ सूरज से बात करती थी और उसकी इज्जत करती थी। इसी बीच एक रोज सूरज को घर के बाहर अकेला पाकर उसके अपने ही भाई छुपकर वार करते हैं और उसको मारकर उसकी लाश को तालाब में फेंक देते हैं और पुलिस के आगे झूठा ढोंग रचाते हैं कि उनके भाई को किसी ने बेरहमी से मार दिया। सूरज की मौत कल्कि के लिए सबसे बड़ा झटका होती है। अब इस दुनिया में उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं बचा था। वह बिल्कुल अकेली और बेबस हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन घर के वफादार नौकर रघु को कल्कि की इस दर्दनाक हालत पर बहुत तरस आता है। रघु देख नहीं पाता कि एक मासूम लड़की पर इस तरह का जुल्म हो रहा है। वह फैसला करता है कि वह कल्कि की मदद करेगा। रघु एक रोज छुपके से कल्कि के पास जाता है और उसे घर से भगाने की कोशिश करता है। वह कल्कि को लेकर गांव की हद पर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी रामशरण और उसके बेटों को इस बात की भनक लग जाती है। वह लोग डंडे और तलवारें लेकर रघु और कल्कि को घेर लेते हैं। रामशरण गुस्से में पागल हो जाता है। अपने ही घर के नौकर की यह जुर्रत कि वह उनकी खरीदी हुई चीज को भगा कर ले जाए। रामशरण और उसके बेटे मिलकर रघु को बहुत बेरहमी से पीट पीट कर मार डालते हैं। रघु की मौत कल्कि के सामने होती है और कल्कि को घसीटते हुए वापस उसी नरक वाले घर में लाया जाता है और उसको अब जानवरों के अस्तबल में जंजीरों से बांध कर रखा जाता है ताकि वह भाग न सके। रघु की मौत के बाद उसके चाचा आदित्य को जब यह पता चलता है कि ठाकुर ने उनके भतीजे को मार दिया है तो उनके दिल में बदले की आग भड़क उठती है। आदित्य चुप नहीं बैठता। वह ठाकुर के खिलाफ गांव के दूसरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इधर ठाकुर के घर में रघु के मरने के बाद काम करने के लिए एक नया नौकर रखा जाता है जिसका नाम है सुखा। सुखा एक मासूम लड़का है जिसको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या हो रहा है। कल्कि को अब घर के एक अंधेरे अस्तबल में जंजीरों से बांध कर रख दिया जाता है और यह बात गांव के लोगों को पता चल जाती है, जिसके बाद वे भी चुप चुप कर उस जानवरों के अस्तबल में आकर कल्कि पर अपनी हवस मिटाने आने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और तभी परिवार को पता चलता है कि कल्कि प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही ठाकुर रामशरण और उसके बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घर का वंश आने वाला है। लेकिन तभी उनके बीच एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इस बात का कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। रामशरण के चारों बेटे और खुद रामशरण हर कोई दावा करता है कि यह बच्चा उसका है। इस लालच और जलन की वजह से उनके आपसी रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और घर का माहौल भेड़ियों के झुंड जैसा हो जाता है। इधर रघु का चाचा आदित्य भी खुशी से झूम उठता है और पूरे गांव में दावा करता फिरता है कि यह बच्चा उसका है। वह बोलता है कि उसके भतीजे रघु को ठाकुर के बेटों ने बेरहमी से मार दिया था, इसलिए यह बच्चा हम लेंगे। एक दिन यह गुस्सा एक भीषण दंगे का रूप ले लेता है। आदित्य और उसके सारे साथी हथियारों के साथ ठाकुर के घर पर हमला कर देते हैं। ठाकुर और उसके बेटे भी अपनी बंदूकें और तलवारें निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से खून खराबा शुरू हो जाता है। पूरा गांव एक जंग का मैदान बन जाता है जहां हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ खत्म होने वाला है। बाहर भीषण जंग चल रही है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ठाकुर रामशरण के बेटे एक एक करके इस दंगे में मारे जाते हैं। सुखा, जो कि कल्कि को इस दर्द से निकालना चाहता था, वह मुसलसल कल्कि पर नजर रखे हुए था। उधर ठाकुर रामशरण को इस मौजूदा हालात पर बहुत गुस्सा आता है और वह फैसला करता है कि वह इस फसाद की जड़ कल्कि को अब जीने नहीं देगा। ठाकुर आता है और कल्कि को प्रेग्नेंट हालत में ही मार डालने के लिए बिस्तर से बांधकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करता है। तभी सुखा आ जाता है और ठाकुर को चाकू से वार करके मार डालता है, जिस पर पंडित जगन्नाथ घबराकर वहां से भाग निकलता है और इस आग के बीच उस अंधेरे कमरे में कल्कि जंजीरों से बंधी हुई अकेले तड़प रही होती है। उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। एक तरफ मौत की आग उसकी तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ वह एक नई जान को इस दुनिया में लाने की जद्दोजहद कर रही है। एक ऐसी जगह जहां कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। कल्कि अपनी पूरी ताकत लगाती है, रोती है, तड़पती है और आखिरकार वह एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है, बाहर चल रहे दंगे का शोर अचानक थम जाता है। आग की लपटों के बीच कल्कि उस मासूम बच्चे को अपने हाथों में लेती है और तभी कैमरा बच्चे के चेहरे पर जाता है। वह एक नन्ही सी बच्ची, बेबी गर्ल है। कल्कि उस बच्ची को देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आंसू आ जाते हैं। जिस गांव ने लड़कियों को खत्म किया था, जिस समाज ने औरतों का वजूद मिटाने की कोशिश की थी, उसी समाज के सबसे बड़े नरक के ढेर पर एक नई लड़की ने जन्म लिया है। यह जन्म इस बात का सबूत है कि आने वाला कल बदलेगा और पाप का घड़ा चाहे जितना भी भर जाए, कुदरत अपना हिसाब जरूर चुकती है। इसी उम्मीद और एक गहरी खामोशी के साथ यह दर्दनाक और सबक आमोज फिल्म मातृभूमि यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह दिल दहला देने वाली स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।